Hello everyone. So today we will read chapter 7 P block elements. So what are these? कौन से होते हैं P block elements? जो periodic table में 13 से 18 ग्रुप हैं उसे आप क्या बोलोगे? P block elements. So what is the general electronic configuration of P block? क्या होती है? That is NS2 NP126. ठीक है, तो आप जब भी किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की किसी भी एलिमेंट की अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो वो किसको फॉलो करेगी? NS2 NP126. क्लियर? नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. किसे बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है उन दोनों को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. So next term is written here, inert pair effect. So this we will discuss again. So now we are going to start group 15 elements. तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो कौन सा होता है? दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, तो इसे आप निकोजन भी बोलते हो. So what are these called? Nicozans. ठीक है, so this word is written here. P यहाँ पे साइलेंट है, so PNICOGENS. तो आपको ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स लर्न करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो आप यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. ठीक है, आप देखोगे जो नाइट्रोजन है इट इज़ फाउंड इन गैसियस स्टेट. फॉस्फोरस कैसा होता है? सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड. बाकी जो तीन हैं दैट इज़ सॉलिड्स. ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ ये कैसे होते हैं? सॉलिड. नेक्स्ट आप करोगे एटॉमिक रेडियाई. अब देखो जो एटॉमिक रेडियाई है एज यू हैव डन ऑलरेडी इन 10th क्लास, आप कर चुके हो वहाँ पर भी, कि डाउन द ग्रुप अगर आप बात करते हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. आप जब ऊपर से नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? इंक्रीज. कैसे करते हैं? जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. सपोज मैंने एग्जांपल लिया सोडियम. ठीक है, उसके बाद लिया मैंने पोटेशियम. तो सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो तो क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s1. तो इसकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3s1. बट अगर आप पोटेशियम में जाते हो तो अब आ जाएगी 4s1. ठीक है, यानी आप ऊपर से नीचे गए तो 3s से किस में आ गए? 4s में. ठीक है, सोडियम से पोटेशियम की तरफ गए तो आप किस में एंटर कर गए? 3s से 4s. यानी सोडियम में 3 शेल थे तो पोटेशियम में कितने शेल हैं? 4. ठीक है, इसीलिए जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज़ क्या करता है? इंक्रीज. और साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अंदर की तरफ शेल बढ़ गई, यानी बाहर वाले शेल को न्यूक्लियस इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितना कि इन केस ऑफ सोडियम कर पा रहा था, क्योंकि इसमें कितने शेल थे? 3. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में ज़्यादा हुआ? स्क्रीन किसने किया? शील्ड किसने किया? भी ज़्यादा शेल तो किस में थे? पोटेशियम में. तो शील्डिंग इफेक्ट किस में ज़्यादा हुआ? पोटेशियम में. तो शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है? कि भाई अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर वाले को कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको क्या करना है? आपने किया भी है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज़ बढ़ रहा है. साइज़ बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज. क्यों भाई? आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स. भाई आप अगर किसी भी एलिमेंट के पास 3 शेल है, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के पास कितने हैं? 4 शेल, तो आप देखो कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस किसका बढ़ जाएगा? जिसमें 4 शेल होंगे एज़ कम्पेयर टू किसके? 3 शेल के. भी सबसे बाहर वाला शेल इस न्यूक्लियस से दूर है, जबकि इस केस में जिसमें 3 शेल थे उसमें वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा. तो किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है?
जो कौन सा है, फोर्थ शेल में से। तो अगर इसमें से निकालना ईजी है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस नीड होगी। ठीक है, तो यानी आप जब डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे आप सपोज क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो आप फोर्थ बेंच पे बैठे हो, तो न्यूक्लियस का यानी टीचर का आपसे जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा बजाय उस स्टूडेंट के जो सेकंड बेंच पे बैठा है। ठीक है, तो आप पीछे वाले दरवाजे से भाग सकते हो। इसका मतलब आपको एनर्जी क्या है, लेस नीड होगी बाहर भागने के लिए, क्योंकि आप पीछे की तरफ हो। जबकि सेकंड वाले स्टूडेंट को एनर्जी ज़्यादा चाहिए पीछे से निकलने के लिए, क्योंकि क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो तो टीचर के नज़दीक हो गया, टीचर उससे देख सकता है। ठीक है, इन द सेम वे आप जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है अगर वो दूर है। ठीक है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज। बट अगर आप यहाँ देखोगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी किससे, कार्बन से। तो ऐसा क्यों है, आपको पता भी है कि अलोंग द पीरियड अगर आप चेक करते हो तो कार्बन पहले आता है या नाइट्रोजन, पहले क्या आएगा, कार्बन, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको पता भी है कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे तो कार्बन टू नाइट्रोजन जाओगे तो साइज़ क्या करता है, डिक्रीज। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि उसका साइज़ क्या हो गया, छोटा, एज़ कम्पेयर टू किसके, कार्बन के। ठीक है, एक रीज़न और भी है भी, क्या, अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे नाइट्रोजन के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के, क्योंकि इसका जो पी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो इट इज़ हाफ फिल्ड। बट इन केस ऑफ अगर कार्बन की बात करते तो उसके पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, 2, सो इट इज़ अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या है, मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो एक रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू कार्बन। इन द सेम वे अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो आप वहाँ भी देखोगे कि आप पहले तो ये देखो नाइट्रोजन पहले आता है या ऑक्सीजन, तो आप देखोगे नाइट्रोजन पहले आता है बजाय किसके, ऑक्सीजन के। तो किसका साइज़ बड़ा होगा, ये अलोंग द पीरियड अब किसका साइज़ बड़ा हुआ, नाइट्रोजन का, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज़ क्या करता है, डिक्रीज। तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा हो गया। अब ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, बट है किसकी, नाइट्रोजन की। तो इसका रीज़न यहाँ पे क्या लिखना है, अभी ऑक्सीजन छोटा होते हुए भी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है जबकि ऑक्सीजन में नहीं आती है। क्लियर। सो नाउ यू कैन सी हियर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, अभी आपको बता दिया कोवलेंट और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज। ठीक है, तो नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ हम जाते हैं तो कोवलेंट रेडियाई बढ़ता है। ठीक है, बट अगर आप चेक करोगे आर्सेनिक से बिस्मुथ की तरफ, आर्सेनिक से बिस्मुथ की तरफ, यहाँ पे जो साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता जितना कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आर्सेनिक टू बिस्मुथ अगर आप मूव करते हो तो उससे पहले कुछ और एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कैसे होते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स के होते हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि आर्सेनिक टू बिस्मुथ जब जाते हो तो इनके अंदर ऑलरेडी फिलिंग हो चुकी होती है किसकी, डी और एफ ऑर्बिटल्स की। और डी और एफ ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करे इट मीन्स ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। भी मैंने अभी आपको बताया था शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक ही बात होती है। शील्ड का मीनिंग क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर लेना, बट डी और एफ तो शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कवर नहीं कर पा रहे तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के नज़दीक हो जाएंगे, भी अंदर वाले इसको शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कौन से शील्ड नहीं कर पाते, डी एंड एफ। ठीक है,
तो अब शील्ड नहीं कर पा रहे तो ये नज़दीक हो गए, अब नज़दीक हो गए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट, ठीक है। या फिर आप बोल दोगे कि इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो साइज़ आर्सेनिक टू बिस्मुथ बढ़ता तो है बट इतना नहीं बढ़ता जितना नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। तो क्यों नहीं बढ़ता, आप क्या रीज़न लिखोगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, क्लियर। और यू कैन से पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट आप करोगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी आपको मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज, ठीक है। 15th ग्रुप और 14th ग्रुप में किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, 15th की, 15 क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या रीज़न होगा, बिकॉज 15 ग्रुप का साइज़ छोटा है, ठीक है। दूसरा 15 और अगर 16 की बात करें तो 16 का छोटा है बजाय किसके, 15 के। यानी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, 16 ग्रुप का एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, 15 का कौन है, नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन का छोटा होते हुए भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लेस है 15 से। क्यों, क्योंकि 15th ग्रुप में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। सो नेक्स्ट यू विल डू हियर एलोट्रॉपी, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे कि इसमें जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को।